बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और अपना ध्यान ठीक तरीके से रख रहे होंगे, अपने प्यारों का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त आपको पता है मौसम तेजी से तब्दील हो रहा है और 13 के बाद से लाहौर में तो शदीद गर्मी इस वक्त हो रही है। हीट वेव के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिए। इसके साथ साथ आप उम्मीद करते हैं कि मज़ा खूब उठा रहे होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के जो दिलचस्प मैचेस हैं उनसे शानदार मुकाबले इस वक्त जारी हैं और PSL 10 का 5वां मैच कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाला ये मैच लोगों ने खूब इंजॉय किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले उन्होंने बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और इतनी जारहाना बैटिंग की कि उन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में एक पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रवां सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। जी हाँ, यूनाइटेड की जानिब से साहिबजादा फरहान 52 गेंदों में 106 रन जारहाना इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। और आपको बताएं कि जो अभी तक स्कोर बना है वो 244 रन का एक बड़ा हदफ था, पहाड़ जैसा हदफ था जिसका ताक़ुब करना था पेशावर ज़ल्मी ने इस सीजन के लिए जो PSL 10 का है। इससे पहले कराची किंग्स ने बनाया था 233 आई गेस, और उसके बाद अब 244 रन का हदफ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से पेशावर ज़ल्मी को। तो जी इस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कल का मैच उसमें फतह हासिल करने में कामयाब रही। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमारी टीम की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की और पेशावर ज़ल्मी भी। जनाब PSL की सब टीमें ही हमारी अपनी टीमें होती हैं, क्यों अली आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी तो लाहौर कलंदर्स ही है। अब पहले कराची लाहौर वाले नहीं हिलते, लाहौर का ठीक है। लेकिन खास बात आप देखें कि इतना बड़ा लाइनअप पेशावर ज़ल्मी के पास था जिसमें बाबर आजम था, हारिस रऊफ था और इसके अलावा साइम अयूब भी उनके पास। हारिस रऊफ नहीं थे, साइम अयूब थे जी। और ये इस वक्त आप देखें कि इतने बड़े लाइनअप, बैटिंग लाइनअप के बावजूद भी वो बिल्कुल मुकाबला नहीं कर। पहले जो 3 खिलाड़ी थे वो 44 रन पर ही आउट हो गए। तो ये सिचुएशन जा रही है। बड़े दिलचस्प मैचेस हैं जो डिटेल में भी हम इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस पे जरूर बात करेंगे हम। और अभी जरा जिक्र कर लेते हैं ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जिसमें पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज को 65 रन से शिकस्त दी है। हमारी लड़कियां भी छाई हुई हैं जनाब। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और हरीफ टीम को 192 रन का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 126 रन पर हिम्मत हार गई और पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन 54 रन बनाकर नुमाया रही। जबकि बात करें मुनीबा अली की तो उन्होंने 33 और सिद्रा नवाज ने 23 रन जोड़े। वेस्ट इंडीज की आलिया ने 22 रन बनाए। कौमी खिलाड़ी फातिमा सना ने 3, रामीन शमीम और नशरा सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी और मुसलसल तीसरी जीत के साथ पाकिस्तान के इवेंट में 6 पॉइंट्स हो चुके हैं और विमेन वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई करने के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। जबरदस्ती लड़कियों ऐसे ही खेलती रहो और इसी तरह से ऑल द बेस्ट। आप जरूर क्वालिफाई करें उसके लिए, और जो अभी इस वक्त मर्दों की टीम नहीं कर पा रही है आप ही करके दिखा दीजिए, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ क्वालिफाई करेंगे बल्कि आने वाली सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी इंशाल्लाह। जी आज के एक्सप्रेसो में आपके लिए बहुत कुछ है, आपने हिलना नहीं है, बस आप एक्सप्रेसो देखते रहना, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें भी। फिलहाल जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। जहां पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक बार फिर आलमी और कौमी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अमेरिकी ताजों के बाद अरकान ने कांग्रेस के ताकतवर वफ्द ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और 3 रुकनी वफ्द ने दौरे के दौरान आला अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें भी की हैं और 2 तरफा ताउन बढ़ाने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस दौरे की क़यादत अमरीकी रुकनी कांग्रेस जैक बर्कमैन कर रहे हैं, जो बानी PTI की रिहाई के हामी भी समझे जाते हैं और कुछ अर्सा पहले उन्होंने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा भी किया था। इस दौरे का बज़ाहिर दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के मौज़ूआत पर मरकूज था और अमरीकी वफ्द की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की गई। उधर अमरीकी वफ्द और स्पीकर की जानिब से दावतनामों का ना बताने पर अरकान की बैरिस्टर गौहर पर तनकीद और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे कोई दावतनामा मौसूल ही नहीं हुआ। अगर इस मरतबा मिलता मैं ज़रूर शिरकत करता। मुझे ये कहा गया, आपको इनविटेशन किया था उमर साहब को, शिबली साहब को, लेकिन मुझे उमर साहब से पूछा, उनको भी नहीं मिला, शिबली साहब को भी नहीं मिला, मुझे वो भी इनविटेशन नहीं मिला था। जबकि PTI रहनुमा आतिफ खान ने मुलाकात में शिरकत की तस्दीक भी कर दी है और ये कहा है कि मेरे इल्म में है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था, ये मुझे नहीं पता कि उनको दावतनामा मिला है कि नहीं। हमें अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इनविटेशन आई थी कि 3 कांग्रेसमैन, बल्कि उस मैसेज में तो उन्होंने 2 कांग्रेसमैन कहा था, बाद में जो हम गए तो वहाँ 3 कांग्रेसमैन थे और प्रॉपर मीटिंग नहीं थी कोई भी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के MNAs थे
और इस पर एक नेचुरल रद्द-ए-अमल आना था। सोशल मीडिया पर अमरीकी वफ्द से सवालों की बौछार जारी है। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन को एक खास जमात से ताल्लुक रखने वाले अकाउंट से निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें उनके माजी करीब के वादे याद दिलाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई में कमी के हवाले से हुकूमत मुसलसल दावे जो कर रही थी उसमें कोई कमी नहीं हुई है। महंगाई में कमी का फ़ायदा ना पहुंचने पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एतराफ़ कर लिया है और कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के बावजूद उसके असरात निचले तबके तक नहीं पहुंच सके। मिडिल मैन ने महंगाई में कमी का फ़ायदा उठाया है, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई का नया अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई कर दी है और बताया कि आइंदा माह से अफरात ज़र में मजीद इजाफा होगा। मेजर इशूज नंबर 1 was inflation. It was rising at a very fast pace, and second was the vulnerabilities in our external account. So we have seen that our current account deficit for the fiscal year 2022 increased to $17.5 billion, which was 4.7% of our GDP, which was quite high for a country like Pakistan. There were accumulation of dividends at that time. Dividends were pending and foreign investors were unable to repatriate. So close to $2 billion dividends were pending for repatriation and were required to seek a permission from the State Bank of Pakistan. So all that was not a good situation. तो जनाब इसी सारी सूरत हाल पर हमने करनी है जी गुफ्तगू। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम शौकत पराचा साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पराचा साहब, सबसे पहले वही बात कि ईद गुजरने के बाद 2 हफ्ते अब गुजर चुके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी जो तहरीक है कोई अमल उसके हवाले से नहीं दे सकी और ना ही मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने हैं और ना ही अपोजिशन जमातें किसी एक एजेंडे पर इकट्ठी हो सकी हैं। तो ऐसे में अपोजिशन इत्तेहाद का कोई फ्यूचर देख रहे हैं आप? पीटीआई ने अपोजिशन इत्तेहाद बनाना था, लेकिन पीटीआई खुद ही अपने अंदर ही शिकस्त और रेख का शिकार हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। यानी पार्टियों में होती हैं बातें, पार्टी लीडर्स अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं ये, लेकिन यूं ऐसे सरेआम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की जाती। बड़ा कम ऐसा देखने में आता है, लेकिन ये वाहिद जमात है कि मुलाकातों पे जो है वो तनाज़ा पैदा हो जाता है, वो लिस्ट बनाने पे तनाज़ा पैदा हो जाता है और सरेआम कह दिया जाता है कि फलाना मंजूर नज़र है और फलां जो है वो ज़्यादा करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में ये उनका अपना मामला है, हमें उससे कुछ गर्द नहीं है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट है कि जो जमात अपने आप को मुत्तहद नहीं रख पा रही, जो अपने इख्तिलाफात को ड्राइंग रूम तक महदूद नहीं कर पा रही, तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाएगी या दीगर सियासी जमातों को साथ मिलाकर तहरीक चलाएगी। फिलहाल तो मुझे ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो शौकत साहब ये बताइएगा कि रवा माह अब तक 2 अमरीकी वफूद इस्लामाबाद का दौरा कर चुके हैं, जिनकी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के अज़्म को दोहराया गया है, उसका इजहार किया गया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात हुई है, लेकिन इमरान खान का जिक्र कहीं नहीं किया गया। इस मुलाकात के हवाले से तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात हैं और कुछ रहनुमा मिले भी हैं, कुछ एतराज़ात कर रहे हैं। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? पहले तो वो जरा मैं मुलाकात का आपको बता देता हूँ। आतिफ खान जो बात कर रहे थे ना कि अमेरिकन एम्बेसी ने बुलाया था और सब लोग थे, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, आतिफ खान साहब थे और इनके साथ डॉक्टर अमजद खान पीटीआई से थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के ये जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, ये थे। रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा थी, पीपल्स पार्टी से सैरिश कामरान साहिबा थी। तो ये कोई अलहदा नहीं मिले आतिफ खान बैठकर वहाँ पर, ये सारे लोग इकट्ठे थे और इसमें बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। जो अमेरिकन डेलीगेशन था उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अपने भरपूर अज़्म का अदा किया। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको जो मुझे कम अज़ कम पता चला, मैं तो नहीं था, लेकिन अंदर कुछ और हुआ हो तो इल्म नहीं है, लेकिन जो मैं खुद पूछता रहा लोगों से जो गए थे उन्हीं से ही पूछना होता है कि जी क्या बातचीत हुई, हमें तो खबर चाहिए होती है। और मैंने खबर फाइल भी की,
और हैरत की बात है वो खबर इतनी डिस्प्ले भी नहीं हुई थी। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, और अब जाके कंट्रोवर्सी बनी है, कल भी इस पे बात होती रही, लेकिन जिस दिन खबर आई थी, जिस दिन, ये गालिबन सैटरडे की बात है कि उस दिन ये मुलाकात हुई। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, अमेरिकन डेलीगेशन पे जी। ये कांग्रेसमैन है और टॉम स्वाजी इनमें एक हैं जो पाकिस्तानी कॉकस जो है यूएस कांग्रेस में उसके चेयरमैन है, यानी ये पाकिस्तान के फेवर में समझे जाते हैं। जबकि जैक बर्गमैन जो कि जनरल भी हैं, फॉर्मर जनरल हैं, वो अदरवाइज भी समझे जाते हैं खान साहब के हवाले से। दूसरा डेलीगेशन एरिक मेयर, सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्यूरो से आए थे, स्टेट डिपार्टमेंट से। अब थोड़ा सा फर्क है, ये जो एरिक मेयर आए थे मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में, वो जो बात लिखेंगे जाकर वो पॉलिसी हो, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट। वो जो बात उधर करेंगे वापस जाकर अपनी मुलाकातों के बाद, वो यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान होगी। ये जो डेलीगेशन है ये कांग्रेस का डेलीगेशन है, ये एक ओपिनियन मेकिंग का डेलीगेशन है, आप इसको यूं समझिए। कल वो करतारपुर गए हुए थे, आर्मी चीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, यहाँ इधर इस्लामाबाद में भी मुलाकातें होती रहीं। तो जो नवंबर में इलेक्शन हुआ सदर ट्रंप का, 20 जनवरी को सदर ट्रंप ने चार्ज संभाला और दोनों साइड्स हमारी, यानी पीटीआई भी उधर देख रही थी कि कोई आ जाए बयान, दुआएं मांगी जा रही थी कि कोई बयान आ जाए ताकि इस मौजूदा डिस्पेंसेशन जो है पाकिस्तान में है इनकी क्रेडिबिलिटी खराब की जाए। और जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है यानी हुक्मरान इत्तेहाद है, वो भी उधर ही देख रहा था कि कहीं जो है वो ऐसी कोई बात आ ना जाए। अब हुआ ये कि इस डेलीगेशन और इन डेलीगेशन के आने से, एक और भी जेफरी बीच आए थे पहले, बेसिकली उन्होंने ब्रेक थ्रू किया था, एक बड़ा डेलीगेशन था। तो इन डेलीगेशन से वो जो उम्मीद थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मदाखलत की, वो उम्मीद खत्म हो गई। और जो इधर खौफ या गैर यकीनी थी वो भी खत्म हो गई हुकूमती इत्तेहाद में कि नहीं लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यही बात एरिक मेयर ने की, यही बात डेलीगेशन कर रहा है कांग्रेस वाला, और यही बात जेफरी मेयर जब आए थे उन्होंने। सही है। तो प्राचा साहब, जो एक मखसूस जमात की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं जो जैक बर्गमैन को बना रहे हैं निशाना, जो तनकीद कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? मैंने यही बात की कि उनकी उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, या उधर अमेरिका में बैठे हुए जब और लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो बात आई नहीं, यानी मौजूदा डिस्पेंसेशन के खिलाफ बात करवाना थी वो हुई नहीं है। तो इसलिए ये तो एक फ्रस्ट्रेशन है। बहरहाल अगर वो कहते हैं ना ये ना होता तो कोई दूसरा होना था, अगर ये इस तरह तनकीद ना करते इस मामले पे तो किसी और मामले पे तनकीद कर देते, क्योंकि उनका एक खास एजेंडा है, उन्होंने उस खास एजेंडे के तहत चलना होता है। तो शौक साहब, आपने गुज़िश्ता रोज़ इसाक़दार साहब का बयान तो सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि हमारे दीन में फितने से कोई डील मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकती कोई भी बातचीत उनसे, लेकिन बातचीत के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। उन्होंने ये इशारा दिया है इमरान खान को और एक बार फिर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। क्या सरेंडर करके इमरान खान को कुछ रिलीफ मिल सकता है इस हवाले से? नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक बहुत ही सीजनड पॉलिटिशियन है और जो मियां नवाज शरीफ है उनके करीबी साथी भी हैं। आप समझें कि ये जो बात वो कर रहे हैं वो बड़े नपे तुले और जो कहते हैं वेल जज्ड पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ये जो माफी वाली बात है, आपको याद है पिछले साल 9 मई से पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा था कि इन वाकयात पर माफी मांगी जाए। ऊपर से खान साहब ने आगे से कह दिया जी माफी तो मुझसे मांगी जाए, यानी खान साहब या उनकी पार्टी अभी भी वही इंप्रेशन दे रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे, ये पता नहीं कैसे हो गया, ये किसने कर दिया, और उल्टा कहीं और डाल देते हैं कि जी उन्होंने खुद करवाया था और खान साहब ने कहा था मुझसे माफी मांगी जाए। तो ये इतना बड़ा खलीज है और खला है एस्टेब्लिशमेंट या फौज और PTI के दरमियान। वो कहते हैं वो माफी मांगे, वो कहते हैं वो माफी मांगे। अब इस सूरत हाल में जो डार साहब बात कर रहे हैं, इसहाक डार साहब की बात वही है
जो एक पर्सपेक्टिव है इस वक्त की डिस्पेंसेशन का कि आपने 9 मई को जो वाकयात किए मियांवाली में, पेशावर में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, एक ही वक्त में एक ही तरह का मॉब आया और एक ही तरह के मॉब नहीं, इधर रावलपिंडी GHQ में अभी परसों भी पेशियां थी, तो एक ही वक्त में एक ही तरह का मॉब आया और एक ही तरह की एक्टिविटी। तो एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि ये वेल प्लान्ड एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से ये प्लान किया गया था, तो इसका तहकीकात भी हो रही हैं। माफ़ी अगर मांग ली जाती तो शायद कुछ जो सियासी मसाइल हैं उनके कम हो जाते, उल्टा वो तो आगे से खुद कहते हैं कि हमसे माफी मांगे। तो और दूसरी चीज ये राजा साहब क्विकली चाहूंगी इस पर भी जरा रोशनी डाले, जिस तरह से रऊफ हसन साहब ने कहा है कि जो अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो उन्हें बैक चैनल ही रखना चाहिए क्योंकि आवाम पर इस तरह से अच्छा तासुर नहीं जाता। आपको लगता है कि एक तो जो तजाद पाया जा रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने ही जो रहनुमा है उनके बयानात में, और दूसरा ये कि वाकई यही वजह, इसी वजह से बैक चैनल रखना चाहिए मुज़ाकरात को कि तासुर आवाम पर अच्छा नहीं जाता? बैरिस्टर गौर खान भी रात को कह रहे थे कि जी अब बातचीत हो जानी चाहिए, बहुत हो गया। रऊफ हसन साहब तो बहुत अरसे से कह रहे थे ना कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। मसला ये है कि वो कहते हैं कि सिर्फ हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। उधर से सोर्सेज से ये खबर आई कि सियासी लोग आपस में ही बात किया करते हैं बैठे। इधर 1 महीना मुज़ाकरात चले थे सियासी लोगों के साथ, और आपको मालूम है 31 जनवरी की डेडलाइन दी, लेकिन फिर पहले ही मुज़ाकरात खत्म कर दिए गए। जो रऊफ हसन साहब बात कर रहे हैं वो बात एक और एंगल भी है कि अवाम से दूर होने चाहिए। एक पर्सपेक्टिव है PTI के अंदर, उनके अंदर एक सोच है कि अभी जो हार्ड लाइन स्टैंस है, डिफाइंस है, यही खान साहब की पॉपुलैरिटी है, और अगर इस हार्ड लाइन से पीछे हट गए तो अवाम में वो जो इम्प्रेशन है कि खान साहब डट के खड़ा है कप्तान, वो खत्म हो जाएगा। तो ये PTI अपने अंदर भी देखती है कि हाँ हमने वो नैरेटिव भी रखना है, हमने वो बयानियां भी रखना है, हमने वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का फ्लेवर रख के लोगों और इसी वजह से फिर इस तरह के बयानात जो है वो सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत पराची साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे, कौन कौन सा रास्ता लेने जा रहा है, इस पर पराची साहब ने जरा रोशनी डाली है। हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो जनाब आपको पता है कि इंसान किसी काम को उस वक्त तक शुरू नहीं कर सकता जब तक पुख्ता इरादा और नेक नीयत शामिल ना हो। आज हमारे साथ सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने मसाइल के बावजूद कारोबार का एक ऐसा रास्ता निकाला कि अब वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन बेचते हैं और माहौल को बचाने के लिए भी वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इमरान खान हाड़ा की, जिनका ताल्लुक सिब्बी से है और वो बलोचिस्तान में चमड़े पर कशीदाकारी के कदीम फन को जिंदा रखने के लिए कोशा हैं और 150 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं इमरान खान हाड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हिना, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान, सबसे पहले बताइएगा मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? आपने कब सोचा कि अब कोई कारोबार किया जाए? मोटिवेशन अपने मसाइल और क्या कहते हैं इलाके में बढ़ती हुई गुर्बत, और मैं देख रहा था हर शख्स मायूस था, तो मोटिवेशन इसी से आई। देखें जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस भी तो होते हैं, तो सॉल्यूशंस की तरफ ना कोई बढ़ रहा था, ना कोई सोच रहा था, ना कोई बता रहा था कि सॉल्यूशन क्या है। देन मैं 2-3 साल मुझे लगे कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करूं कि उनके रोज़गार का मसला हल हो। गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं है कि वो तमाम लोगों को सरकारी नौकरी दे दें। प्राइवेट वहाँ पे इतनी कंपनीज़ नहीं है कि हम कहें कि उनको प्राइवेट जॉब मिल जाए। ज़मींदारी वहाँ पे बारिश का इन्हिसार है कई ज़मीनों पे। तो ये जो हमारा फ़न था ना, ये सदियों से चला आ रहा था, लोग बनाते थे, लेकिन ये जो है डाइंग क्राफ्ट बनता जा रहा था। लोग इनको ख़रीदना छोड़ रहे थे, लोग इनको बनाना छोड़ रहे थे। लोग चाह रहे थे कि हम ऐसा कोई रोज़गार हो, घर बैठे 9 to 5 9 to 2 कोई जॉब हो कि पैसे आए, सस्टेनेबल कोई इनकम, कोई इकोनॉमी का मसला हल हो। तो मैंने उसमें जंप किया, मैंने स्टार्ट किया। पहले 2 वॉलेट बेचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कारवां चलता गया। अभी 100 के हिसाब से, 200 के हिसाब से। माशाल्लाह, बड़े आप तो टैलेंटेड भी हैं, और जिस तरीके से आपने आगाज़ किया भी ज़बरदस्त बात है कि आपने एक वो चीज़ जो ख़त्म हो रही थी उसको दोबारा से ज़िंदा किया है। तो स्टार्ट में डेफिनेटली मुश्किलात तो बहुत आई होंगी इस सफ़र के। मुश्किलात उनका ज़रा पहले तज़किरा करें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप जब किसी जानिब बढ़ते हैं ना, मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। या जब आप क्लाइंब करते हैं किसी
किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो मुश्किलात कहाँ कम होनी है, तो ये इसी तरह का था मेरे लिए। जब स्टार्ट किया उन्होंने हंसा मुझ पे, आई वॉज डूइंग अ जॉब, तो उन्होंने कहा ये बटुए बेचेगा और ये जो है अपना गुजरान करेगा, ये पागल हो गया है, हम सेफ साइड ढूंढते हैं, ये हार्ड साइड टफ साइड की तरफ जा रहा है, तो रफ एंड टफ। मैंने कहा जी इंशाल्लाह खुदा जो है किसी को भूखा नहीं सुलाता, मैं भी खुद तो खाऊंगा, दूसरों के लिए भी कोई शम्मा जलाना चाहता हूँ। देन लाइक यकीन करें मुश्किलात को तो सब पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि मौजज़े कितने हुए उस मुश्किलात को हल करते हुए, फरिश्ते कहाँ से मिले मुझे, लोग मिले, लोगों की शक्ल में फरिश्ते मिले। तो मेरे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को हल करते दौरान हल भी हुए, ना सिर्फ मेरे हल हुए, कईयों के हल हुए। सिमिलर बिजनेसेस अभी आके मुझसे पूछते हैं ये मसला है, मैं कहता हूँ फलां को कॉल करो आपका मसला हल है, फलां से बात करो, फलां को ईमेल करो। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे जहाँ कहीं भी आप चले जाएं, जहाँ मसला एग्जिस्ट करता है उसका मसले का हल भी उसी में होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल, वो खुद ही कह रहा है आई एम पॉसिबल। तो दिस इज बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है आपकी, और अप्रोच इसी तरह की अप्रोच से आप कोई सक्सेसफुल इस तरह का जो है वेंचर शुरू कर सकते हैं। लेकिन मौजू की बात की आपने, पहला मौजा कब हुआ आपकी सारे जर्नी में? अच्छा, मेरी जर्नी का पहला मौजा तो यही था कि मेरे अपने सगे भाई ने मुझसे वॉलेट परचेज किया डबल कीमत पे। अरे वाह, अरे वाह, ये वाकई मौजा है बहन भाइयों में। ये तो मुफ्त मांगते, बाद में उनको मुफ्त भी देने पड़े जब उन्होंने देखा बिजनेस बन गया। दूसरा मौजा एक क्या कहते हैं बनू के एक भाई थे, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, एडवांस पेमेंट मुझे भेजी और मैंने सामान उनको भेजा। उन्होंने फिर एक रिव्यू लिखा सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से मेरा काम बढ़ा, मुझे मोटिवेट उस भाई ने किया। तो मैं हर उस शख्स का आज तक शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि मुझ में इतनी हिम्मत, इतना हौसला उन्होंने अल्लाह पाक ने डाला कि तुम कर सकते हो। फिर मैंने खुद शीशे में सुबह देखता हूँ कि हाड़ा भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, जो करना चाहो कर खुद की मोटिवेशन खुद है, बड़ी जबरदस्त चीज़ है। अच्छा मुझे बताएं कि फर्स्ट टाइम जो आपने वॉलेट जो बनाया वो कितने में आपने फरोख्त किया? फर्स्ट टाइम जो मुझे वॉलेट नहीं मिला वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मसला मुझे तभी पता चला कि मेरे गांव में ये वॉलेट बनता है, हमारे सिब्बी के करीब 90 किलोमीटर्स पे एक गांव है, वहाँ बनता है। मुझे वो मंगवाने में 9 मंथ का वक्त लगा। कैसे? वो लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, मतलब इतना डिस्टेंस मैं तो नहीं ट्रैवल कर सकता था बैक इन 10 ईयर्स ना। तो मैंने उनको कहा मुझे आप भेज दें, आप पैसे ले लें, गाड़ी वाले को मैं पैसे दे दूंगा। उसने कहा नहीं ये बच्चा है, आवाज़ भी छोटी सी पतली सी, वो कहता है कोई नॉन सीरियस बंदा। मैं मुसलसल कॉल्स करता रहा। फिर जिस बंदे ने मुझे उनका नंबर दिया था, मैंने उसको कहा कि भाई उनको कन्विंस करो कि भाई ये आपके पैसे नहीं लेकर जाएगा। वो 300 रुपए का वॉलेट था। अच्छा। वॉलेट मुझ तक पहुंचा, मैंने डायरेक्ट उसको पैसे दिए, वो मैं लेकर मैं परेशान हुआ कि अभी इसका करना क्या है। मतलब 9 महीने में जो चीज़ मेरे तक आई है, अभी इसको दुनिया के पास मैं 9 मिनटों में पहुंचाना चाहता हूँ, 9 दिनों में पहुंचाना चाहता हूँ। मैं इसी मिशन पे लग गया। अब यकीन करें अंधेरा देखा, मैंने कहा यहीं टॉर्च जला। तो इमरान, हमने भी कुछ मिनटों में आपकी सारी जर्नी समेट दी और हमारे नाज़रीन ने देखा ही है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया भी स्पार्क पकड़ता है और एक चिंगारी की तरह पूरे जंगल में फैल जाता है। उसी तरह से इमरान का भी आइडिया था, एक एंटरप्रेन्योर जिनसे आपने आपकी मुलाकात कराई। हाड़ा का जो ये आइडिया है वो इस वक्त कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं, हम वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक के आगे भी इसी तरह से चलता रहे। ब्रेक के बाद हासिल होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खूबसूरत और तारीखी सहराए थर की सरजमीन पर, जहां हर साल रिवायती सकाफत, जदीद गाड़ियों और एडवेंचर एक साथ जमा होते हैं। थर डेजर्ट जीप रैली की शक्ल में, जिसमें दुनिया भर से आए वाले ड्राइवर्स और अपनी महारत हिम्मत का मुजाहरा करने वाले ड्राइवर्स सैकड़ों किलोमीटर तवील, कठिन और रेतीले रास्तों पर, जहां हर लम्हा एक चैलेंज होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस रैली में खवातीन ड्राइवर्स की भी भरपूर शिरकत होती है, जो इस रिवायत को नए दौर की पहचान बना रही हैं। जी हाँ, अब होने वाली थर जीप रैली में मुल्क भर से शामिल 63 रेसर्स में 3 खवातीन और 2 थर पाकर से ताल्लुक रखने वाली मकामी रेसर्स ने हिस्सा लिया और मर्दों की एक कैटेगरी में रुकन सिंध असेंबली मीर नादिर मक्सीफात रहे, जबकि प्रोफेशनल लेडीज कैटेगरी में अमरीन ने टाइटल अपने नाम किया। मजीद इस हवाले से बात करेंगे। खवातीन कैटेगरी की चैंपियन रेसर अमरीन हमारे साथ ही मौजूद हैं। अमरीन कमर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अमरीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि टाइटल जीत कर कैसा लगा और जीत के लिए आप कितनी ज्यादा पुरुमीद थी? अच्छी बात तो ये है कि हम यहाँ पे जब भी जाते हैं रेसेस में, तो हम यहाँ पर लर्निंग के लिए जाते हैं।
जीतने हारने के लिए नहीं जाते। और ये है कि हमें बड़ा मजा आता है यहाँ पर ड्राइव करने में ना, क्योंकि ये शहर की ड्राइव से बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ शहर में चलाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ की ड्राइव सीखना चाहिए, क्योंकि कच्चे में चलाने में बहुत परफेक्टनेस आपको चाहिए, बहुत ज्यादा। तो हमें यहाँ पे ये चीजों का मजा आता है। तो ये बताइएगा अमरीन, कब से रेसिंग का शौक आपको पैदा हुआ? ये मेरी डॉटर को था शौक, तो वैसे मैं रेसिंग का शौक तो है मुझे, वैसे मैं सिंगिंग में थी, लेकिन ये कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा था। वो मुझे देखती रहती थी कि ये जो ना अच्छी गाड़ी चलाती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें अप्लाई करें ना, यहाँ पर आए, इस तरफ आए। तो इनके कॉन्टेक्ट से कुछ तो ये मुझे लेकर आई यहाँ पर। मेरी डॉटर है, वो मेरी नेविगेटर भी, उनका नाम है हुमैमा फराज। जबरदस्त जबरदस्त अमरीन, ये तो मदर डुओ जो है ना वो शानदार तरीके से छाया हुआ है इस वक्त तो हम देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इससे पहले भी कोई कॉम्पिटिशन्स या कुछ इस तरह के मुकाबलों में आपने पार्टिसिपेट किया है? जी, इसी में ही मैं लास्ट पूरा जो सीजन है ना उसके तकरीबन 4 रैलियां मैं कर चुकी है, 5वीं थी ये जो थर्ड रैली थी, 5वीं थी, और अभी इंशाल्लाह आगे की तैयारी है। जबरदस्त। तो अच्छा, ये आपने बताया कि आप सिंगिंग करती रही हैं, तो ये दोनों तो बड़ी मुतजाद चीजें एक दूसरे से, कहाँ सिंगिंग और कहाँ जो है थर के सहरा में गाड़ी दौड़ाना? ये तो आपका पेस बनाती है ना गाना जो है। लुइस हैमिल्टन को देख ले, लुइस हैमिल्टन तो खुद एक आर्टिस्ट है। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता लग जाएगा कि लुइस हैमिल्टन गिटार बजाता है, गाना भी गाता है, और गाड़ी पर ये कैसे अलग हो गया? राइट, हॉबी भी तो होती है ना बंदे की। बिल्कुल ठीक। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं खुसूसी तौर पर ये जो ट्रैक था कितना सख्त था, कितना मुश्किल ट्रैक था, और जो ड्यूरिंग रेस कहीं लगा किसी पॉइंट पर आपको कि यार यहाँ पर कोई हादसा भी खुदा ना खास्ता हो सकता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले जितने ट्रैक्स करके आई हूँ उससे ज्यादा डेंजर थे। झले और थले उससे ज्यादा डेंजर ट्रैक थे। चोलिस्तान में मदर ऑफ रेसर कहलाता है, मैं उसमें अपियर हो गई और माशाल्लाह उसमें भी विन कर लिया मैंने, अल्लाह का शुक्र है। तो उस लिहाज से अगर मैंने देखा तो ये वाला जो ट्रैक है ना, ये मुझे तो अपने तौर पर लगा कि स्पीडी ट्रैक था। राइट। मैं सोच रही थी कि मुझे सबसे पहले इसमें अपियर होना चाहिए था। यहाँ मुझे बड़ा मजा आया था जी। राइट। तो अच्छा, थर्ड डेजर्ट जीप रैली सिर्फ रेस नहीं है, बल्कि यहाँ मौसीकी होती है, रक्स है, दस्तकारी है, रिवायती पकवान है, इससे भरपूर फेस्टिवल है। इस हवाले से थर का तजुर्बा आपका कैसा रहा? मैंने तो वैसे तो हमेशा मीडिया पे ही देखा, अभी लोगों की मरहून मिन्नत हम लोग ये चीजें देख लेते हैं, वरना हम लोगों को कहाँ खुद से देखने में अलग एक इंसान का तजुर्बा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज है। उन्होंने तो अपने घर भी एक तरह से शिफ्ट करके कहीं और चले गए और हम लोगों के लिए खाली किए। इतनी मेहमान नवाजी हमारे लोगों में बड़ी बात है। यहाँ तो नहीं, हम कराची में इतना मेहमान नवाज किसी को नहीं देखते, लेकिन यहाँ के लोगों में हमें बहुत मोहब्बत, प्यार और डिफरेंट नेशनल मकसद उसके हैं, जैसे रिलीजन के ना, जैसे कोई हिंदू भी है, कोई बुद्धिस्ट भी है और कोई मुस्लिम भी है। तो वो सब अपने अपने मसलों में आपस में एक दूसरे में एका बहुत है, यूनिटी है और प्यार है। सबसे अच्छी मुझे लगी स्वीट पीपल है वहाँ के, बहुत ज्यादा। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी अब ये जो रैली है सालाना कैलेंडर में से शामिल करने और फिर अगले साल से घोटकी में कराने का ऐलान किया गया है, इसको कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी इस पर? ये कितनी अच्छी चीज़ है? ये तो अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि ये रैलीज जो है ना, ये खवातीन के लिए भी एक अच्छा दरवाजा है। और बाकी जो यहाँ हम तो अभी लर्नर है ना, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, अल्लाह हमें नवाज रहा है। तो बाकी जो लड़के हैं, आदमी लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, उनके लिए तो ये चीजें बहुत प्रमोट होनी चाहिए। मैं उनको बहुत देखती हूँ कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और हम तो भी चलो भी आए हैं और आते अल्लाह ताला हमें माशाल्लाह से हमारी जैसे कहना चाहिए किस्मत खुल जाना या हमारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाना, ये अल्लाह की तरफ से एक देन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप फैमिली के साथ ये मुकाबले जीत रही हैं, ये और भी देन है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव आपको मिली है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपकी जो कारकर्दगी इस जीप रैली में रही वो तो हमने देखी है, लेकिन सिंगिंग हमने नहीं सुनी है। तो क्या अभी आप कुछ गुनगुना सकती हैं हमारे लिए? We know it's difficult, आप ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन still if you can। मेरा ख्याल है राब्ता जो है सिग्नल्स का इशू जा रहा है। अमरीन, आप मुझे सुन सकती हैं इस वक्त? हाँ, अब आ रही है, अब आवाज आ रही है।
बस हम भी आपको सुनना ही चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि आप कोई कुछ गुनगुना दे हमारे लिए। हाँ क्या सुनो गाना पहले बताते ना तो मैं अच्छे से तैयार करके बैठती। चले फिर अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत। एक है बिल्कुल है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप, कदम कदम माँ बाप तुझे, कदम कदम माँ बाप, सोनी धरती अल्लाह रखे। अरे थैंक यू सो मच अमरीन, आपने सोनी धरती की बात की तो थर हमारे सामने ही है, खुद वो आप वहाँ पर मौजूद थी और इतनी अच्छी आपकी जो रेस रही। अब कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ इंतज़ार करती हैं कि उन्हें भी मौका मिले, लेकिन वो इस तरह की किसी चीज़ में किसी शौक़ को पूरा नहीं कर पाती, पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, उनके लिए कोई मैसेज? सबसे पहले तो मैं कल भी यहाँ से गुजर रही थी ना जब मैंने ये बात सोची कि यहाँ पे जो लोकल लड़कियाँ हैं, हम तो चलो शहर वाली हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास सहूलतें हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत फैमिली की सपोर्ट है, मगर जो यहाँ की बच्चियाँ हैं ना, जो लोकल बच्चियाँ हैं, उनके लिए यहाँ पे, क्योंकि शहर वालों के लिए कोई मसला नहीं है कोई चीज को हासिल करना, लेकिन जो यहाँ पे रहता है उसके घर पे आके कोई आके बाहर से इंजॉय करके चला जाता है, उन बच्चियों को भी मौका मिलना चाहिए, उन बच्चियों के लिए भी कोई ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि उन बच्चों को भी, किसी बच्ची में तो होगा ना कोई टैलेंट, कोई शौक होगा, या उनको ऐसे कोई इस तरह का कोई चीज में इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम अपने से ज्यादा अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं और बहुत मतलब वो सही भी है अपनी जगह जो लोग करते हैं, लेकिन जो लोकल बच्चे हैं उनमें अगर कोई टैलेंट है तो उनको जरूर इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल और बाकी ये कि सब आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ मदद करें और ध्यान रखें एक दूसरे का, एक दूसरे के रास्ते खराब ना करें। और ऐसा ही चलना चाहिए। अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनका ख्याल जरूर रखना चाहिए, उनमें अगर कोई टैलेंट मौजूद है उनको परवान जरूर चढ़ाना चाहिए। अम्बरीन कमर हमारे साथ मौजूद थी एक्सक्लूसिव, आपको बताते चले कि एक बार फिर थर्ड डेजर्ट जीप रैली विनर है और हमसे एक्सक्लूसिवली बात कर रही थी। बहुत शुक्रिया अम्बरीन आपका, अपनी रिवायत बरकरार रखी है। हमारी रिवायत है और बहुत सारे लोग हमारे बात फॉलो भी करते हैं। तो आपने देखा अम्बरीन को सुना, उनकी जीत की का जो किस्सा था वो उन्होंने बताया, उन्होंने थर का जो अपना तजर्बा था वो आपके साथ शेयर किया और एक खास मैसेज के जो लोग पीछे रह गए हैं उनका हाथ थामे और उनको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़े। हम ब्रेक के बाद हाजिर हूं। वेलकम बैक जनाब। टॉप ऑफ द आवर हम आपको ये बताएंगे कि जुड़ा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी पीएसएल पर बात होना बाकी है, आज के मैच में भी बात होगी, छठा मैच होने वाला है। इसके अलावा एक गुलकार से मुलाकात करवाएंगे और एक ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं उर्दू तर्जमा निगारी में वसी और मतनवे तजर्बा रखने वाले यासिर जवाद से। आइए चलते देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। जब हम तर्जुमा की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो तर्जुमा का काम है 60 की दहाई में, 50 की दहाई में रूस है, अमेरिका है, उस वक्त एक सर्द जंग चल रही थी, मुख्तलिफ इदारे जो वहाँ यहाँ पे बहुत सारा अदब जो है वो चाहे रशियन लिटरेचर था या अमेरिकन या वेस्ट, उसको उर्दू के कालम में डाल रहे थे, इदारे थे, वो सारा चीज़ें चल रही थी। उसके बाद खैर वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती हैं और उसके बाद तर्जुमा निगारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जारी रहती है। पाकिस्तान में किताब वैसे ही फिर एक ज़बूं हाली का शिकार भी हुई, किताब की फ़रोख्त उस तरह नहीं हो रही थी, लेकिन यासिर जवाद साहब जो है वो मुसलसल लगे रहे, यानी 3 दहाइयों का या इससे ज़्यादा का सफ़र है जिसमें वो मुसलसल जो है वो तर्जुमा निगारी करते रहे और बिल्ला मुबालगा ये तकरीबन मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि मेरे साथ मेहमान बैठे हैं। यासिर भाई कितने आप टोटल किताबें हो चुकी हैं आपकी? 200 तकरीबन 200 किताबें वो इस वक्त तक तर्जुमा कर चुके हैं। लेकिन ये जो उनका कारनामा है तहजीब की कहानी जिसके हवाले से हमने गुज़श्ता सेगमेंट में आपसे बात की थी कि स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के 14,000 सफ़े जो कि लिखे 4 दहाइयों में गए और कितना बड़ा विल डर्नर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उनकी वाइफ भी उसमें शामिल थी। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको उर्दू में ढालना जो है ये कोई ये नहीं है कि यासिर जवाद वो पहले शख्स है जिन्होंने ये ख्वाब देखा, बहुत से ने ख्वाब देखा होगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट के कुछ इदारों ने भी ख्वाब देखा होगा भी। ये इतना बड़ा काम है, इतना मुश्किल काम है कि किसी ने इस तरफ थोड़ी बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब कोई नहीं हुआ। यासिर जवाद कामयाब हुए, 4 जिल्दें आ चुकी हैं तहजीब की कहानी की और यासिर जवाद साहब हमारे साथ मेहमान हैं। आज हमने एक बड़ी अहम मौजू पर उनसे बात करनी है कि जो आप यासिर भाई तर्जुमा नगारी का ये जो भी काम है पाकिस्तान के अंदर,
इसमें अब तक आपको मैं कहूँ कि 200 किताबें तर्जुमा की आपने, और फिर आपने इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट के हवाले से कोई सपोर्ट, नंबर 1 मेरा एक सवाल ये है, और अदरवाइज कोई एनजीओ, कोई इस तरह की कुछ सपोर्टिव, कोई ऐसे पाकिस्तान में इदारे हैं जो सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट जो ज़बानी कलामी तो हैं, जो अफसरान हैं वो तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो कोई भी एक भी कापी ख़रीदने का रवादार नहीं। इसको अभी तक तहजीब की कहानी की कोई वॉल्यूम गवर्नमेंट ने खरीदा? किसी ने, एक भी नहीं। वो एक को मैंने ज़ाती तौर पे दी थी, ज़ाती तल्लक की बुनियाद पे उन्होंने मेरे से ले ली थी, मेहरबानी की थी। नहीं, उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन वो जो आम कारी जो आपका केपी में या बलूचिस्तान में जो बहुत गरीब कारी है उससे भी कम दिए थे, ठीक है ना। तो वो मैंने फिर तैयार किया कि आइंदा इनको देनी ही नहीं, और उनका प्रोसेस बहुत तवील होता है। तो वो असल में अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अलाई नहीं करना चाहते, हलीफ नहीं बनाना चाहते जिसमें कोई मामूल से हटकर कोई खिरद अफरोज़ी की बात हो, थोड़ी सी तनकीदी तारीख पे जो ख्याल हो, तो वो उन्हें लॉबीज होती हैं। वो एक को होता है कि ये अगर मैंने ख़रीद ली तो इसके बंदे पे ये लेबल है तो वो मेरे पे भी लग जाएगा, इस तरह के मसाइल है। वो बड़े मासूमाना से मसाइल है। तो जहलाना से मसाइल है, मतलब ये कि कहीं इल्म दोस्ती आपको नज़र नहीं आती, कहीं अक्ल पसंदी या अक्ल के फ़रोग के हवाले से नहीं, कोई ऐसी कोशिश आपको नजर नहीं आती? इसको मासूमाना ना कहीं, इसको कुछ नहीं, मासूमाना ही है ना, क्योंकि बहुत वहशियाना जो इंसानी तहजीब का जो बहुत वहशियाना सतह थी, उस पे जाके हम सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के हवाले से और अपने तसब और तंग नजरी के हवाले से देख रहे हैं चीज़ों को, इसलिए मासूमाना है, ठीक है। तो इसको हम बुरा क्या कहें, उनको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो खुद भी मजबूर है। एक सिस्टम एक ऐसा आपका सोच का और सोसाइटी का बन गया हुआ है कि कोई उसमें से निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे ने कभी ऐसा सोचा कि तहजीब की कहानी का कभी किसी ने किया हो या सोचा हो? नहीं, वो हमारे जो इल्मो अदब और साइंस से मुतल्लिका जो इदारे हैं वो किताबें छापने के लिए तो नहीं ना बने। वो तो है ओहदों की मामला, ठीक है, ओहदे होने चाहिए, हर जगह पे होते हैं, तो लेकिन वो उनके उसमें शामिल नहीं है, नस्बुल-ऐन में किताब शामिल नहीं है। आज इसने कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी, मतलब तर्जुमे कुछ चीज़ों के आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप एक कभी नहीं नाम ले सकें। हाँ, नहीं इस तरह, मतलब वो ऑफ कोर्स शायद वो इस तरह कमर्शियल इदारे भी नहीं है, उस वजह से भी आप प्राइवेट सतह पे अगर हम गवर्नमेंट को साइड पे कर लें, कुछ और ऐसे इल्म दोस्त इदारे, कोई ऐसे इल्म दोस्त लोग जिनमें आपको ना सिर्फ अप्रिशिएट किया हो बल्कि हौसला अफजाई भी की हो, फाइनेंशियल या किसी भी हवाले से? नहीं, देखें, जो सरकारी इदारों में भी कुछ ऐसे लोग थे, जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब आए तो उन्होंने एक बूस्ट दिया तराजम को, उन्होंने मुक्तदरा कौमी ज़ुबान में भी जिसका नाम अब बदल गया, और एकेडमी ऑफ लेटर्स में भी उन्होंने मेरे से भी 2-3 महीने उनके होते हुए तर्जमा की किताबें। तो लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ये ज़्यादातर जो मेरे चाहने वाले हैं या मेरे दोस्त हैं वो उनकी सारी जो है आशीर्वाद इसमें शामिल है। उनके नतीजे में जब मैंने इसका अनाउंस किया सोशल मीडिया पे, तो मेरा एक रात में इतना हो गया था कि मेरे लिए पहली जो जिल्द है उसके लिए मेरे पास सरमाया इतना इकट्ठा हो गया कि मैंने सोचा कि इसको खुद ही शाया करूँगा, खुद ही इसको नकासी भी करूँगा, ठीक है। 14,000 सफ़हात में से 5,000 सफ़हात आप तर्जुमा कर चुके हैं जी, तो और 3 साल हो गए। इससे आपकी ज़िंदगी के मामूलात में कितना फ़र्क पड़ा? नहीं, जिंदगी के यही मामूल है अब यही जिंदगी है। अब और कुछ तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, टोटल अपना फोकस आप? नहीं कर रहा हूँ आप, क्योंकि आपको सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, आप एक ही तरह की चीज़ करके, तो दरमियान में कुछ असातीर पे मैं किताब कर रहा हूँ जो कदीम असातीर थी, यूनानी और हिंदू और रोमन और दीगर इलाकों की, तो वो मैं कर रहा हूँ। तहजीब की कहानी के कुछ चैप्टर्स आप पहले भी कर चुके हैं, वो किस हद तक माविन या वो किस हद तक साबित हुआ कि एज इट इज़ चले, वो तो पहले से तर्जुमान है लेकिन वो ज़्यादा नहीं होंगे? वो देखें, वो 20-25 साल पहले किए थे, और जो हमारा जो पब्लिशर छापता है वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। मतलब वो कहता है कि अगर 30-40 सफ़े के रेफरेंसेस हैं तो उन पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें टेक्नोलॉजी भी जो टाइपिंग और ये जो सॉफ्टवेयर है ये इतनी ज़्यादा नहीं थी,
फिर वो छापते हैं और मकासद होते हैं उनके। हम तो इसको कलेक्टर्स एडिशन की तरह छाप रहे हैं ना, कि जिसके पास एक दफ़ा हो वो बस फिर दोबारा नहीं छपेगी शायद, ठीक है। तो वो इस तरह हम ज़ाती खुशी की खातिर छाप रहे हैं, तो वो इस तरह नहीं छापते थे। वो हर चीज़ में नाकस रखते हैं सब कुछ। मेरी कोशिश होती है कि एक्सप्रेसो किताब में जितनी किताबों का हवाला या जितने किताबों का रिव्यू होता है, मतलब वो किताब जो है मैं ख़रीदूँ, यानी चाहे कहीं से खुद मंगवा लूँ या राइटर से भी ले रहा हूँ तो खुद किसी तरह परचेज़ करूँ या वो करूँ। उसकी वजह यही होती है कि अगर इस तरह आप करना शुरू कर दें तो मतलब किताब पहले ही नहीं बिक रही है। आपको इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, कोई इस तरह का कभी सामना करना पड़ा कि कोई फ्री देने के लिए दी हों या किसी ने मजबूर किया होगा यार? नहीं, ऐसी भी मिसालें हैं कि अगर एक आदमी ने उसने एक के इजाफी जिल्द के पैसे दे दिए एक कॉपी के, कि किसी और को चाहिए हो तो तुम उसे दे देना। और एक इसी तरह बलूचिस्तान में एक दोस्त था, तो उसने कहा कि मुझे चाहिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें किसी और ने पे किया। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं खुद खरीदूंगा, मैं जमा करूंगा, फिर मैं लूँगा। असल में इसकी एक वजह भी है ना, टेक्निकल वजह। जो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन मांग रहा है वो खुद भी तो किसी ज़हनी सतह और हम दिल्ली की किसी सतह पे है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो शायद फ्री लेकर बिल्कुल। तो ये जो इस तरह की किताबें, ये पढ़ने वाले का भी मैयार बुलंद करती है, ठीक है ना। हमें वो किताबें नहीं चाहिए जो जैसे हम हैं उसकी तस्दीक करें। हमारी ज़्यादातर जो किताबें हैं वो इस तरह की हैं कि वो हमारे जो भी हालात हैं, और आप सबको पता है कि क्या है, उसकी तौसीक करती हैं, तस्दीक करती हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे ही ठीक हो। कंफर्मेशन बायस के क्या कहते हैं, अरूज पे ये आपको चैलेंज करती है, और ये आपको सिखाती हैं, आपको चैलेंज और आपको ललकारती हैं कि तुम उसमें अपने जो स्लम्बर है, अपना जो गनूदगी की आलम है, उसमें से निकल के बाहर थोड़ा सा सर झटक के देखो, चाहे फिर वापस चले जाना। नहीं, वापस तो यदि आने नहीं देगी। एक दफ़ा अगर आपने सामना कर लिया तो बड़ी करेज चाहिए इन किताबों का सामना करने की। जी जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत काम है। मैं एक दफ़ा दिखा दूँ नाज़रीन को कि पहला जो वॉल्यूम आया था तहजीब की कहानी और ओरिएंटल हेरिटेज, हमारा मशरकी वर्सा, ये पहली जो जिल्द थी, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद अब टोटल 3 साल हो गए ना इसको, 2 साल हो गए। दूसरी किताब जो थी वो कदीम यूनान पे है, तहजीब की कहानी, ये दूसरा वॉल्यूम था। और तीसरा वॉल्यूम था रूम का अरूज और मसीहियत, तहजीब की कहानी, ये इसका तीसरा। और अब जो आया है वो 1500 पेजेस का तहजीब की कहानी, रेज ऑफ फेथ विल ड्योरा। ये चेक कीजिए, ये एक बंदे का काम है और क्या खूबसूरत काम है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के कोई इदारे मुतल्लिका हैं जो कि इससे हैं, तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा इल्मी वर्सा है हमारा, जिसको ये तर्जुमा कर रहे हैं। और ये इल्मी वर्सा जो है ये पूरा, ये कॉमन है, मतलब पूरी दुनिया का ये वर्सा है। विल ड्योरा का काम ये नहीं है कि उसे पूरी दुनिया को उसने ये तोहफा दिया। इस किताब को ख़रीदिए, इस किताब को पढ़िए, और पाकिस्तान में जो किताब है उसको, उसकी जो कुतुब बीनी है उसको ज़रूर फ़रोग़ दीजिए। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आगाज में हमने आपको पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दिलचस्प और शानदार मुकाबलों के हवाले से अपडेट किया था, और हमने आपसे वादा किया था कि हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे किसने कैसा परफॉर्म किया और उसके पीछे वजह क्या रही है। तो 5वें मैच पर बात करेंगे और 6ठे मैच पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, PSL 10 में तो हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं और शानदार किस्म के जो मुकाबले हैं वो जारी हैं। जरा कल के मैच की अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी जारहाना बैटिंग की है, वो सारा क्रेडिट उनकी बैटिंग को दिया जाए फिर, या हम ये कह लें कि ये जो ज़ल्मी है उसकी बॉलिंग का कमाल है? देखिए, जितनी भी आप साइड देखते हैं, सबसे बैलेंस और सबसे जो बेहतर साइड नजर आती है वो आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आती है। तमाम जो बॉक्स को टेक करती है, बैटिंग भी उनकी बड़ी भरपूर है, बॉलिंग के अंदर उनके पास 6-7 नंबर की ऑप्शन है, और बैटिंग में देखें तो 7 जो है वो 9वें नंबर पे तो 7 बेग आता है। तो ये आपको बताता है कि उनके पास कितनी ज्यादा जबरदस्त किस्म की बैटिंग लाइनअप है। और प्लस जो इधर मैं थोड़ा सा क्रेडिट आपको शादाब की कप्तानी को भी देना चाहूंगा। शादाब की हम ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं कि अभी वो 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे काफी ज्यादा, लेकिन जब कैप्टनसी की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जितने भी पाकिस्तानी कैप्टन हैं, और हमेशा मैं बात करता हूँ, सबसे बेहतर कप्तान जो मॉडर्न डे क्रिकेट की है वो शादाब करते हैं। और हमने देखा है कि वो
जो डिसीजन मेकिंग है वो बड़े क्विकली करते हैं, बेहतर करते हैं। और खासतौर पे बाकी जो साइड थी वो नॉर्मली चेज की तरफ जा रही थी, शादाब ने थोड़ा सा चेंज किया। और पीटी में खासतौर पे हर टीम जो पहले बैटिंग करती है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि बाद में विकेट थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है, बॉल थोड़ा सा हम देखें तो डबल पेस के साथ भी आता है, तो बैटिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाती है। बट क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट सारा जो जाता है कल की जो विक्ट्री थी इन टर्म्स ऑफ रन, सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की उन्होंने। 244 जी 1 और 2 के रन के साथ उन्होंने विक्ट्री हासिल की। और ये अगर बात करें थोड़ा सा ज़ल्मी के लिहाज से, तो ज़ल्मी एक हर टीम का होता है, देखिए मोमेंटम होता है और एक कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन बड़ा ऑड किस्म का बनाया गया। सबसे पहले उनके पास कोई प्रॉपर रिस्ट स्पिनर नहीं रखा उन्होंने, ये ज़ल्मी लास्ट 2-3 साल से लैग कर रही है। फिर एक और चीज में बड़ा अक्सर हिना मैं नोट कर रहा हूँ कि ये क्या माइंडसेट है पाकिस्तानी कैप्टन्स का, जिसमें बाबर भी आते हैं, रिजवान भी आता है और सऊद शकील भी आता है, कि जिस तरह इनके डगआउट में मोहम्मद हारिस है, जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई है T20 उसमें ओपन करते रहे। बट क्योंकि बाबर है तो बाबर कप्तान है तो बाबर ओपन करेगा तो हारिस तीसरे नंबर पे आएंगे। इसी तरह हसन नवाज मोहम्मद हारिस के साथ T20 में ओपन करते रहे। उधर सऊद शकील जो है वो T20 खेलते नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि ओडीआई में भी वो रेगुलर मेंबर नहीं है। क्योंकि वो कप्तान है कोयटा के, तो वो ओपन करेंगे, सऊद शकील तीसरे नंबर पे आएगा। रिजवान भी इसी तरह कर रहे हैं कि उस्मान खान जिनको 2-3 साल से कैरी कर रहे हैं और सबसे हाईएस्ट रन गेटर भी बनते हैं वो हर PSL में, खासतौर पे अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान के लिए। बट क्या है कि रिजवान ने ओपन करनी है, वो टीम पे आएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बेतहाशा रन PSL में कर लिए, अपने कैरियर के अंदर भी जो प्रूव करना था समहाउ कर चुके हैं। मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये नए बच्चों को क्यों तैयार नहीं करने दे रहे, ये क्यों उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। दुनिया सारी कि लीग क्रिकेट के अंदर आप बच्चों को डेवलप करते हैं, कि आप ना इंटरनेशनल पे आपने इनको अपॉर्चुनिटी दी, आप जब लीग के अंदर आ रहे हैं अभी भी नहीं आप दे रहे। आपका वही माइंडसेट है कि फ्लैट विकेट है, हम ओपन करेंगे, हम ज्यादा रन करेंगे, और वो सम खाओ वो जो आपकी सेल्फिश अप्रोच है वो नजर आ रही है कि आप रन भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। ये माइंडसेट इरफान हम बात करेंगे बाबर आजम पर भी, लेकिन इस वक्त ज्यादा जो मौजू लगता है वो साहबजादा फरहान पे बात करना। 13 चौके 5 छक्के, 52 गेंदों पर उन्होंने ये कमाल कर दिखाया, 106 रन की इनिंग्स के लिए। तो पहले जरा ये जो एक नई डिस्कवरी है इसके मुतालिक बताएं, आप कैसे देखते हैं कि कैसा एडिशन है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में? जी अली, ये नई डिस्कवरी नहीं है, ये बेचारा 4 सीजन से डोमेस्टिक के अंदर हाईएस्ट रन गेटर है। इसने अभी ये 2 मंथ के अंदर ये 4 सेंचुरियां बना छोड़ी हैं। अभी जो नेशनल T20 कप हुआ था उसमें 300 बनाए थे और 600 प्लस रन किए थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है समहाउ। और अभी भी इस PSL के अंदर ये पहला पाकिस्तानी है। ये मैं अपने रेगुलर शो जो मैं कर रहा हूँ अपनी ट्रांसमिशन, उसमें मैं अक्सर बात करता रहा हूँ कि ये पहला पाकिस्तानी है जिसने 200 प्लस के रन के साथ सेंचुरी की है। इससे पहले जितने मैच हुए हैं हमारे प्लेयर मैक्सिमम 160-70 तक गए हैं। जैसे रिजवान ने उस दिन 165 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की, उसी दिन जेम्स विज ने 235 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की कराची किंग्स की तरफ से। इसी तरह फिन एलन 252 के साथ खेलता रहे, रिली रोसो 238 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता रहे। यानी कि आप जितने भी जितने भी PSL के अंदर मैचेस हुए हैं, तो कोई भी जो इंटरनेशनल प्लेयर है, फॉरेन प्लेयर है, वो 200-225 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं आया। पाकिस्तान इसलिए तो कैलेंडर ईयर में 4 सेंचुरियां बनाने वाले जो प्लेयर्स हैं उनमें शामिल हो गए हैं ये। अच्छा, अब जरा बाबर आजम की जानिब आ जाते हैं, वक्त कम है, मैं चाहूंगी उस पर भी कमेंट कर ही दें। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फॉर्म का मसला क्या है? क्या उनकी इजाफी जिम्मेदारियां कोई आ जाती हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब क्या रीजन क्या, जरा आज बता दें। देखिए मेरी नजर में जो सबसे बड़ी रीजन है वो यही है कि एक तो प्रेशर एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने डाल लिया अपने ऊपर, और प्रेशर आपका कैरी हुआ जब आपने बार बार कप्तानी की दौड़ में गए। बाबर को ये रियलाइज करना चाहिए था कि जब वो T20 की भी कप्तानी इनको दोबारा ऑफर की गई थी और वो 4-4.5 साल कर चुके थे, तो उनको वो अपनी ग्रीडी नहीं होना था कप्तानी के लिए। जब आप, मैं फिर वही बात करता हूँ कि जब आप सेल्फिश होते हैं चीजों को लेके, और आपने जब कप्तानी ली, पाकिस्तान बुरा परफॉर्म किया, वो बैगेज आपके ऊपर करते करते इतना ज्यादा आ गया कि आपने हर जगह पे कप्तानी की जो दौड़ थी, अभी भी जैसे
ये ज़ल्मी के अलावा आप देखें 9 इवेंट वो खेल चुके हैं, ये 10वां इवेंट है उनके एज ए कैप्टन। कोई भी कैप्टन के तौर पे वो टाइटल नहीं जीत पाए। इरफान, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रेशर उन पर किसी सूरत कम हो। चले पीएसएल में तो परफॉर्म करना शुरू करें, ताकि बाकी फिर इंटरनेशनल मैचेस में भी हमें यही सब कुछ दिखाई दे रहा है, उनका प्रेशर दिखाई दे रहा है। वो प्रेशर रिड्यूस होगा तो शायद स्कोर करना शुरू कर देंगे। हम ब्रेक पर जाएंगे। के याद आएगी एक दिन मोहब्बत नीला मौसम बन के, याद आएगी एक दिन मेरे दरियाओं को कैसर इशारा कौन देगा, मेरी आँखों को आँखों का किनारा कौन देगा, मेरी आवाज में आवाज किसकी बोलती है, मेरी आवाज में आवाज किसकी बोलती है, मेरे गीतों को गीतों का सहारा कौन देगा, मेरी आँखों को आँखों का किनारा कौन देगा। नाज़रीन, हमारे साथ एक्सप्रेसो में मौजूद हैं एक ऐसी आवाज के मालिक जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं बिलाल असलम भट्टी की, जिनकी जादुई आवाज ने लाखों दिलों को छू लिया है और हाल ही में उनकी वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी खूब वायरल हो रही हैं और सुनने वालों को उनके अंदाज़े गायकी ने अपना गर्विदा बना लिया है। मजीद इनसे बात करते हैं। बिलाल असलम भट्टी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कि इनकी मौसीकी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कौन सी चीज़ इनको इंस्पायर करती है। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप एक्सप्रेसो में हमें अपने ज्वाइन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने से लेकर एक नेशनल टीवी पर बैठने तक का सफ़र कैसा रहा? ये बहुत शानदार सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में बहुत अच्छा भी लग रहा है। जैसे जैसे इंसान तरक्की की राहों पे चलता है तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक हर एक को कामयाबी अता फरमाए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे फैंस एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, उनको इकट्ठा देखकर कैसा लग रहा है? कोई फैंस के साथ कोई ख़ास तजर्बा आपका रहा हो? फैंस के हवाले से बात मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर मशहूर होता है तो वो अपने फैंस के दम पे होता है। कुछ लोग दिल को छू जाते हैं अपने इखलाक की वजह से, अपने किरदार की वजह से। मैं अपने बहुत ही प्यारे एक मेरे दोस्त हैं, फ़ैन हैं मेरे, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मेरी आवाज़ से बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम है मलिक अरसलान आफ हवेली नथोका, तो उनको प्यार से सब मलिक नन्नू कहते हैं, मलिक नन्नू। तो वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा रिलेशन है और वो इतने बड़े फ़ैन हैं कि वो मेरी करियर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इवन कि वो मुझे ये भी कह देते हैं कि मैं तुम्हें 1-2 लगा भी सकता हूँ अगर तुम अपने करियर से हटोगे या अपने काम को छोड़ोगे। कैसे आपके ना फैंस हैं, सख्त गिर फैंस कहते हैं, ये खतरनाक फैंस हैं, ये खतरनाक फैंस हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छा। आगाज बताएं, कहाँ से किया, क्या पहला कौन सा गाना गाया, या कब आपको लगा कि मैं सिंगर बन सकता हूँ या मैं गाना गा सकता हूँ, या कब से आप गा रहे हैं? जब मैं कॉलेज के लिए गया तो वहाँ पे मैं स्पीच में मैंने इंटरेस्ट लिया। मैंने उर्दू के लिए स्पीच की, टेररिज्म पे उर्दू में। तो स्पीच करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल तक मैं गया अपने कॉलेज के थ्रू। सरगोदा में मेरा कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, GCT के नाम से वो कॉलेज पाकिस्तान में है। पॉलीटेक्निक भी रहा और अब वो GCT है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ से मेरे कुछ असातिज़ा ने मेरे अंदर के टैलेंट को देखा और नात ख्वानी का भी शौक़ था और उसके बाद ये है कि आवाज़ को हर तरह से इस्तेमाल किया। फिर चलते चलते एक वक्त आया लाहौर में, एक तमाम लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी हुई है, वो बहुत मशहूर गई मेरी वीडियो। ऐसे अल्लाह पाक का करम हुआ और वो वीडियो क्लिक हुई और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा। हम अब वक्त नहीं ज़ाया करेंगे बातों में, मैं चाहूँगी हमें ज़रा कुछ और भी सुनो। और अगर हो सके तो अपना कोई गाया हुआ गीत, तो अपना लिखा हुआ गीत। जी बेशक। रिसेंटली मैंने कुछ सॉन्ग्स किए हैं और मेरी तैयारी है। मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल असलम के नाम से है और एक फेसबुक पेज भी बिलाल असलम के नाम से है। टिकटॉक तो सभी जानते हैं, टिकटॉक अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज सुनाइए कुछ। तो उस सॉन्ग के हवाले से थोड़ा सा बता के मैं आपको उस सॉन्ग को सुनाता हूँ। वो सॉन्ग मैंने लिखा 2022 में और उसको रिकॉर्ड करवाया और अभी वो यूट्यूब पे प्यार नाम से पड़ा हुआ है, मतलब सुन सकते हैं, प्यार नाम से रिलीज़ है। तो उस सॉन्ग के 2 बोल आप सबकी समातों के नज़र और तमाम देखने वालों की। पंजाबी सॉन्ग है, अपने टैलेंट को इसमें रिप्रेजेंट किया है, जो मेरा आइडिया है मैं उसको बयान करूँगा। तू कहंदा हुंदा सी
तेरे बोझ नी दिल लगदा, नहीं लंघदी रात मेरी, नहीं मेरा दिन चढ़दा, तू कहंदा हुंदा सी, तेरे बोझ नी दिल लगदा। पाकिस्तान में टैलेंट को बहुत मैं समझता हूँ प्रमोट किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टैलेंट हूँ जो आज एक्सप्रेस पे प्रमोट किया जा रहा हूँ। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और मेरे कुछ फैंस थे और मेरे चाहने वाले थे जिन्होंने मुझे यहाँ पे मतलब इनवाइट कर लिया। एक्सप्रेसो का वैसे जो प्लेटफॉर्म है वो इसी तरह से आप जैसे टैलेंटेड लोगों को निकालता है, ये देखे सोचे बगैर कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है या वो कितने फेमस हो चुके हैं। इसी तरह से हीरे चुनकर हम यहाँ लाते हैं और फिर उसके बाद वो छा जाते हैं और ये हमारी रिवायत है जो हम हमेशा बरकरार रखेंगे। माशाल्लाह, ये मेरे लिए बाइसे फख्र की बात है कि मैं एक्सप्रेसो पे बैठा हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ बहुत ही शानदार किस्म का चैनल है और मैं काफ़ी टाइम से इसको देखता हूँ आ रहा हूँ। आप बिल्कुल हम्बल हैं, बहुत अच्छी बात है, आजिज रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन अपने आप को डिस्क्रेडिट करना हर चीज में बहुत बुरी बात है। आपको बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। आप अपने टैलेंट पे एतमाद रखिए। फैंस आपके इसीलिए हैं क्योंकि आप अच्छा अभी एक फैन आपकी मैं भी यहाँ बन गई और मैं चाहूंगी कि ज्यादा बातें ना करूँ, कुछ ज्यादा चीजें आपसे सुनूं। नुसरत साहब का कुछ सुनाए। हाँ जी, नुसरत फतेह अली खान साहब का कुछ एक छोटा सा 30 सेकंड्स का कुछ जरूर जरूर। हमें 100 बार तरके मैं कशी मंजूर है, लेकिन हमें 100 बार तरके मैं कशी मंजूर है कि नजर उनकी अगर मैं खाना बन जाए तो क्या कीजिए, हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, हकीकत का अगर अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, गले मिलकर भी वो बेगाना बन जाए तो क्या कीजिए। क्या खूबसूरत तरीके से निभाया है आपने, ज़बरदस्त। अच्छा बिलाल, आपके जैसे कि बहुत सारे माशाल्लाह से फैंस हैं हर प्लेटफॉर्म पर, जो जहाँ जहाँ आपकी जो चर्चे हैं सिंगिंग के, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा से मेरा एक पैगाम रहा है, जितने भी मेरे वीडियोस इंटरव्यूज़ वायरल गए उन सब में मैंने अपने जितने भी चाहने वाले हैं उन्हें एक ही पैगाम दिया है कि वालिदैन की बात सारा आंखों पे होनी चाहिए हर वक्त और उनकी फर्माबरदारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से ये कहूँगा कि ये हमारी माँ है और इसके साथ मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ की गई है कुरान करीम में भी और हमें निसाब में जो पढ़ाया गया से भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बिलाल असलम, हमारे साथ मौजूद थे आज एक्सप्रेसो स्टूडियोज़ में, इंतहाई टैलेंटेड सिंगर है जनाब। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात हमारी कल होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।